सुनो भाई, यह लड़का कोई छोटा मोटा नहीं था, एक फिल्थी रिच ताकतवर परिवार का वारिस। बस 15 साल की उम्र में उसने फैमिली बिजनेस अपने हाथों में ले लिया था। 17 का हुआ तो पूरा फैमिली एंटरप्राइज 100 बिलियन तक पहुंचा दिया, पूरी पड़ी ग्रोथ। और 19 में तो गुरु के सबसे कोर बिजनेस को भी कंट्रोल करने लगा। भाई, यह लड़का अलग ही कैलिबर का था। लेकिन फिर आया वो कांड वाला दिन, 20वां बर्थडे बैंक्वेट, और साथ में था ग्रुप हैंडओवर सेरेमनी भी। सबको लगता था आज रात दादाजी फैमिली हेड की सील जियन को देंगे। और क्यों न लगता, उसने तो 20 साल खून पसीना एक किया था। वो वहां खड़ा था, वाइन ग्लास हाथ में, प्रॉपर स्माइल मेंटेन करते हुए, सबकी विशेस एक्सेप्ट करता हुआ। स्टेज पर 4th आंट ओपनिंग स्पीच दे रही थी और एटमॉस्फेयर पीक पर था। तभी दादाजी खड़े हुए, पूरा हॉल एक सेकंड के लिए बिल्कुल डेड साइलेंट। उन्होंने गला साफ किया और बोला, आज दोनों पोतों का 20वां बर्थडे है और मेरा रिटायरमेंट डे भी। फिर उन्होंने पॉज लिया और उनकी नजर जियन पर आकर रुक गई। एक कॉम्प्लेक्स इमोशन था उनकी आंखों में। जी फैमिली के रूल्स के हिसाब से फैमिली हेड की पोजीशन एल्डेस्ट ग्रैंडसन को मिलती है। जियन और जियांग ट्विंस थे और जियांग सिर्फ 3 मिनट बड़ा था। उन्हीं 3 मिनट की वजह से 20 साल की मेहनत खत्म होने वाली थी। दादाजी ने बॉक्स खोला, वो हैवी सील निकाली और जियन को इग्नोर करके जियांग की तरफ बढ़ गए। जियांग, आज से तुम जी फैमिली के हेड हो और जी ग्रुप के चेयरमैन भी। जियांग एक पल के लिए शॉक्ड हुआ, फिर उसके चेहरे पर एक्साइटमेंट फूट पड़ी। उसने लगभग छीनते हुए सील ले ली और बोला, थैंक यू ग्रैंडपा, मैं जरूर करूंगा। पूरा हॉल डेड साइलेंट। सबकी नजरें स्पॉटलाइट की तरह जियन पर आ टिकीं। किसी की आंखों में सिंपैथी थी, किसी में मौकरी, और कुछ लोग अंदर ही अंदर खुश थे। जियन के चेहरे की मसल्स स्टिफ हो गईं। तभी उसके दिमाग में एक क्लियर आवाज गूंजी, जियांग की इनर वॉइस। हां, जीत गया। मैंने कहा था ना, 3 मिनट पहले पैदा होना ही क्राउन प्रिंस बनाने के लिए काफी है। यह बंदा इतना यूजलेस था लेकिन अंदर से इतना एरोगेंट। भाई, सीन ही अलग था। जियांग उसके पास आया और कंधे पर जोर से हाथ मारा। भाई, आगे भी मेरी मदद करना। लेकिन इनर वॉइस बोल रही थी, देखो इसका फेस, खुद को परफेक्ट दिखाता था, सोचा था सब फिक्स है। जियन ने अपने नेल्स हथेली में गड़ा लिए। तभी उसकी फियांसी लियो रुएन वाइन लेकर जियांग के पास गई, वही एक्सपेंसिव ड्रेस पहने जो जियन ने खुद उसके लिए खरीदी थी। लियो रुएन की इनर वॉइस बोली, अच्छा हुआ मैंने सही इंसान चुना। जियन कैपेबल है तो क्या, जी फैमिली जैसे ट्रेडिशनल क्लैन में बर्थ ऑर्डर और स्टेटस ही सब होता है। अब मैं फ्यूचर चेयरमैन की वाइफ बनूंगी। तभी जियन को समझ आया, उसकी सारी वैल्यू उन 3 मिनट के सामने कुछ भी नहीं थी। रूल्स और ट्रेडिशन सिर्फ मीडियोकर लोगों को बचाने का बहाना है। जियन ने दादाजी को सैटिस्फाइड होकर बियर्ड सहलाते देखा, जैसे उन्होंने दुनिया का सबसे स्मार्ट डिसीजन लिया हो। रिलेटिव्स जियांग के चारों तरफ फ्लैटर कर रहे थे और जियन बस एक बैकग्राउंड कैरेक्टर बन गया था। अंदर का एंगर आखिर टूट गया। उसने धीरे से मुट्ठी खोली और हंस पड़ा। आवाज धीमी थी लेकिन पूरे हॉल को चीर गई। उसने माइक उठाया और स्टेज पर चल गया। थैंक यू सभी गेस्ट्स जो मेरे और मेरे भाई के बर्थडे बैंक्वेट में आए। उसने जानबूझकर भाई शब्द पर जोर दिया। दादाजी ने सर हिलाया, अच्छा है, आगे भी अपने भाई की मदद करना। जियांग स्मर्क कर रहा था, लेकिन जियन रुका नहीं। अगर जी फैमिली इतना ही एल्डेस्ट ग्रैंडसन रूल मानती है तो मैं, जियन, यहां अनाउंस करता हूं कि मैं वॉलंटरीली इनहेरिटेंस राइट्स छोड़ रहा हूं। पूरा हॉल शॉक में जम गया। और जी ग्रुप से क्लीन एग्जिट ले रहा हूं। लॉन्च प्रोजेक्ट जो मैंने पर्सनली बनाया और लीड किया, उसके सारे डेटा, क्लाइंट्स, रिसोर्सेज और अगली 3 साल की प्लानिंग मेरी पर्सनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। इसलिए पूरी कोर टीम मेरे साथ जाएगी। इतना बोलकर उसने माइक फेंका और बाहर निकल गया। जियांग के पास से गुजरते हुए उसने उसकी पैनिकिंग इनर वॉइस सुनी, क्या वो टीम लेकर जा रहा है? लॉन्च प्रोजेक्ट क्या है? उसे जाने नहीं दे सकता। जियांग उसे रोकना चाहता था, लेकिन जियन ने बस एक कोल्ड नजर से कहा, फैमिली हेड प्लीज बिहेव। पीछे हॉल के दूसरे कोने में उसका असिस्टेंट लिंजो खड़ा हुआ। उसने कोट उठाया और कामली बोला, जी बॉस जा चुके हैं, हम यहां क्या कर रहे हैं? सामान पैक करो, कल नए ऑफिस में रिपोर्ट करना है। तभी 2 टेबल्स पर बैठे 20 से ज्यादा लोग तुरंत खड़े हो गए। यह टेक्निकल, मार्केटिंग और प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट्स के सारे कोर मेंबर्स थे और बिना पीछे देखे जियन के पीछे चल दिए। पूरा हॉल फिर डेड साइलेंट। सिर्फ जियांग के हाथ में सील और दादाजी का डार्क चेहरा बचा। जियन मैंशन से बाहर आया, ठंडी हवा ने अंदर की सफोकेटिंग परफ्यूम स्मेल हटा दी। लिंजो ने कोट पहनाया, जी बॉस, कार रेडी है। वो बैक सीट में बैठ गया।
बाकी कोर मेंबर्स भी दूसरी कार्स में बैठ गए, किसी ने कुछ नहीं पूछा, क्योंकि यह लोग जियन ने खुद रिक्रूट किए थे। उन्होंने साथ में काउंटलेस स्लीपलेस नाइट्स बिताई थी और इम्पॉसिबल प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए थे। उनका ट्रस्ट नॉर्मल बॉस एम्प्लॉय रिलेशन से कहीं ज्यादा था। कार रिच एरिया से बाहर निकल रही थी। जियन रियर व्यू मिरर में मैंशन को छोटा होते देख रहा था। तभी फोन वाइब्रेट हुआ, ग्रैंडपा का कॉल। जियन ने तुरंत कट करके ब्लॉक कर दिया। फिर जियांग का कॉल आया। जियन, पागल हो गया है क्या? तुरंत वापस आ। जियन ने कोल्ड आवाज में कहा, जी फैमिली हेड, अपनी लैंग्वेज संभालो। अब हम भाई नहीं, सिर्फ बिजनेस राइवल्स हैं। जियांग चिल्लाया, राइवल? तुम मेरे सामने क्या हो? मैंने तेरे सारे कार्ड्स बंद करवा दिए, अब अपनी टीम को कैसे खिलाओगे? थैंक्स फॉर दी रिमाइंडर, जियन ने कहा। लेकिन मेरी ओन अर्निंग्स और इन्वेस्टमेंट्स मुझे नई शुरुआत के लिए काफी हैं, और कॉल काट दिया। जियांग नहीं जानता था कि जियन 18 साल की उम्र से सीक्रेटली इन्वेस्ट कर रहा था। उसके पास ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग स्टार्टअप फंड था। यह लड़का कभी पूरी उम्मीद किसी और पर नहीं रखता था, चाहे वो फैमिली ही क्यों न हो। तभी लियो रुयन का भी कॉल आया। जियन, प्लीज इंपल्सिव मत बनो। ग्रैंडपा बूढ़े हैं, वापस आकर अपोलोजाइज कर दो, अब भी सब ठीक हो सकता है। जियन ने कोल्ड आवाज में कहा, जब तुम जियांग को टोस्ट कर रही थी तब यह सब याद नहीं आया था। वो एक पल के लिए चुप हो गई। मैं सिर्फ एटमॉस्फेयर काम करने की कोशिश कर रही थी। तुम जानते हो मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूं। जियन ने हंसते हुए कहा, अब तुम अपना प्यार नए फैमिली हेड को दे सकती हो। हमारे बीच सब खत्म हो चुका है। उसने उसका नंबर भी ब्लैकलिस्ट कर दिया। दुनिया आखिर शांत हो गई। तभी लिंजो ने आगे से टैबलेट पकड़ाया। जी बॉस, यह हमारी टीम द्वारा ओवरनाइट तैयार किया गया लॉन्च प्रोजेक्ट का फ्यूचर प्लान और न्यू कंपनी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। जियन ने टैबलेट लिया। ऊपर लिखा था, कंपनी नेम न्यू स्टार। उसकी ठंडी पड़ चुकी आंखों में फिर से एक स्पार्क लौट आया। उसने धीरे से कहा, हाँ यही होगा हमारा नया बिगिनिंग। अगले ही दिन पूरा बिजनेस सर्कल हिल गया। जी फैमिली के जीनियस सेकंड ग्रैंडसन जियन के ग्रुप छोड़ने की खबर वाइल्ड फायर की तरह फैली। काउंटलेस मीडिया कंपनीज और बिजनेस फोरम्स पर इसी की चर्चा होने लगी। कुछ लोग बोले वो इंपल्सिव है, कुछ ने कहा एरोगेंट है। लेकिन इंडस्ट्री के असली लोग जानते थे लॉन्च प्रोजेक्ट और कोर टीम का असली दिमाग कौन था। उसी दोपहर न्यू स्टार टेक ऑफिशियली रजिस्टर हो गई और उन्होंने एक छोटे लेकिन हाईटेक ऑफिस में काम शुरू कर दिया। दूसरी तरफ जी ग्रुप के अंदर केओस शुरू हो चुका था, क्योंकि जिन पे कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ डिपेंड थी उनके सारे की सिस्टम्स और प्लानिंग जियन के कंट्रोल में थी। जियांग पहली बार समझ रहा था कि फैमिली सील लेना और एम्पायर चलाना दोनों अलग चीजें हैं। जियन की टीम ने अपने कोर प्रोडक्ट, एक बिल्कुल नए स्मार्ट होम कंट्रोल सिस्टम, को ऑप्टिमाइज और अपग्रेड करना शुरू किया। यह वही प्रोडक्ट था जो पहले जी ग्रुप का अगली हाफ ईयर का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था। लेकिन अब यही शिंची का पहला बड़ा हथियार बनने वाला था। दूसरी तरफ जी ग्रुप पूरी तरह केओस में बदल चुका था। जियांग ने हाई सैलरी देकर जो सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स हायर किए थे, वो जियन के छोड़े हुए हाफ फिनिश्ड कोड को देखकर बिल्कुल हेल्पलेस हो गए। मीटिंग में वो जियांग के सामने बड़ी बड़ी बातें करने लगे। इस कोड स्ट्रक्चर में कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं, बॉटम लॉजिक में ही प्रॉब्लम है। हम रिकमेंड करते हैं इसे पूरी तरह से दोबारा बनाया जाए। जियान अंदर से रिकॉर्डिंग सुनकर हंस पड़ा। उन्हें कोड समझ नहीं आया तो गार्बेज बोल दिया और जियांग जैसे फूल ने उनकी बात पर भरोसा भी कर लिया। जियांग की इनर वॉइस गूंज रही थी, एनिमी ने इतनी मेहनत करके बस ऐसा गार्बेज बनाया था। ठीक है, सब तोड़कर फिर से शुरू करो। मैं दिखाऊंगा असली जीनियस कौन है। और जियांग ने तुरंत साइन करके नई टीम का प्रपोजल अप्रूव कर दिया। इस एक डिसीजन की वजह से जी ग्रुप को इस प्रोजेक्ट में कई करोड़ एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट और कम से कम आधा साल एक्स्ट्रा टाइम गंवाना पड़ा। ग्रैंडपा ऑफिशियली रिटायर हो चुके थे, लेकिन कंपनी में क्या चल रहा है यह उनसे छुप नहीं सकता था। उन्होंने जियांग को ओल्ड मैंशन बुलाकर जमकर डांटा। बेवकूफ, सब कुछ दोबारा शुरू करने का मतलब क्या होता है? पिछले 6 महीने की सारी इन्वेस्टमेंट पानी में चली गई। जियांग डर के बोला, ग्रैंडपा, उन नए एक्सपर्ट्स ने क्लियरली कहा था कि जियन सिर्फ एक फैंसी लेकिन यूजलेस शेल छोड़ के गया है। लेकिन दादाजी भी रोके नहीं रुक सके और भारी सांस लेकर चुप हो गए। जियन ने इसी परफेक्ट टाइमिंग एडवांटेज को पकड़ लिया। 1 महीने बाद शिंची टेक ने अपनी पहली प्रोडक्ट लॉन्च कॉन्फ्रेंस रखी। जियन स्पॉटलाइट के नीचे खड़े होकर मीडिया और पोटेंशियल पार्टनर्स के सामने हमारा स्मार्ट होम सिस्टम काइमिंग इंट्रोड्यूस कर रहा था। काइमिंग सिस्टम आपकी जिंदगी को रीडिफाइन करेगा। यह सिर्फ एक कंट्रोलर नहीं, बल्कि आपका इंटेलिजेंट स्मार्ट असिस्टेंट होगा। इसकी स्मूथ परफॉर्मेंस, ह्यूमन फ्रेंडली डिजाइन और पावरफुल कंपैटिबिलिटी मार्केट के सभी सिमिलर प्रोडक्ट्स से काफी गुना बेहतर थी। लॉन्च होते ही काइमिंग पूरे टेक इंडस्ट्री में सेंसेशन बन गया। उसी दिन उन्होंने देश की टॉप 3 होम डेकोरेशन कंपनीज के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन कर ली और ऑर्डर्स की टोटल वैल्यू 50 मिलियन से ऊपर पहुंची। शिंची टेक एक ही बार में फेमस हो गई। ऑफिस के फोन्स लगातार बज रहे थे, जबकि उसी समय जी ग्रुप अभी तक अपने नए प्लान का बेसिक स्ट्रक्चर भी पूरा नहीं कर पाया था। जब जियांग ने न्यूज में जियन को कॉन्फिडेंटली स्टेज पर देखा और काइमिंग सिस्टम के अमेजिंग फीचर्स देखे तो उसने गुस्से में अपना फेवरेट एंटिक वास तोड़ दिया। यह इम्पॉसिबल है,
यह तो वही प्लान था जो हमारा था। वो 1 महीने में इतना पावरफुल कैसे हो गया? तभी जाकर उसे एहसास हुआ जो वो गार्बेज समझ रहा था वो एक्चुअली मार्केट बदल देने वाला गोल्ड था। और उसने खुद उस गोल्ड को डस्टबिन में फेंक दिया था। जी ग्रुप के स्टॉक्स फिर बुरी तरह गिर गए। बोर्ड मीटिंग में जो अंकल पहले ग्रैंडपा की साइड लेते थे अब कंप्लेन करने लगे। जीएन के जाते ही कंपनी और नए प्रोजेक्ट्स ऑलमोस्ट कोलैप्स हो गए और अब वही हमारा बिगेस्ट कंपेटिटर बन गया। ग्रैंडपा मेन सीट पर बैठे थे, चेहरा इतना डार्क था जैसे पानी टपक पड़े। उनका चेहरा लाल था और वो दांत पीस कर बोले, जीएन, उस बाज के पंख निकल आए हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता था यह तो सिर्फ शुरुआत थी। काइमिंग सिस्टम की सक्सेस ने शिंची को इंडस्ट्री में मजबूती से खड़ा कर दिया। उन्होंने तुरंत मार्केट एक्सपैंड करना शुरू किया और सिर्फ 3 महीनों में डोमेस्टिक हाई एंड स्मार्ट होम मार्केट का 30% हिस्सा अपने नाम कर लिया। दूसरी तरफ लियो रुएन की भी हालत अच्छी नहीं रही। जियांग बाहर लड़कियों और पार्टीज में बिजी रहने लगा और उसे बिल्कुल भूल गया। लियो फैमिली ने गलत साइड चूज की थी, इसलिए उनकी सोशल पोजीशन भी तेजी से गिरने लगी। सुनने में आया कि लियो रुएन कई बार पार्टीज और बिजनेस इवेंट्स में जियान से मिलने की कोशिश करती रही, लेकिन हर बार उसके बॉडीगार्ड्स ने उसे बाहर ही रोक दिया। जियान ने उसे एक बार भी प्रॉपर्ली देखने की जरूरत नहीं समझी। कुछ लोग एक बार लाइफ से निकल जाएं तो हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं, और जियान के पास ऐसे बोरिंग लोगों पर वेस्ट करने के लिए बिल्कुल समय नहीं था। उसका असली लक्ष्य था उस रोटेन और एरोगेंट जी ग्रुप को पूरी तरह खत्म करना जो सिर्फ ब्लड लाइन और एल्डेस्ट सन रूल्स को ही सब कुछ मानता था। जी ग्रुप की फाइनेंशियल कंडीशन अब कोलैप्स होने की कगार पर पहुंची। जी यांग की बेवकूफ इन्वेस्टमेंट्स एक बॉटमलेस पिट की तरह कंपनी का पैसा निगल रही थी। कोर बिजनेस की डाउनफॉल की वजह से कंपनी रेवेन्यू भी बुरी तरह गिर चुका था। बैंक्स लोन रीपेमेंट मांगने लगे, सप्लायर्स पेमेंट के लिए ऑफिस पहुंचने लगे, कंपनी के अंदर पैनिक फैल गया, एम्प्लॉइज सीक्रेटली रिजाइन करने लगे। आखिरकार जी यांग डरा, उसके पास कोई तरीका नहीं बचा, इसलिए वो फिर से ओल्ड मैंशन में दादाजी के पास मदद मांगने पहुंचा। स्टडी रूम में दादाजी लेटेस्ट फाइनेंशियल रिपोर्ट देखकर कांप रहे थे। सिर्फ 6 महीने में तुमने कंपनी की यह हालत कर दी। जी फैमिली की 100 साल पुरानी लेगेसी तुम्हारे जैसे निकम्मे की वजह से खत्म हो जाएगी। जी यांग जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और रोते हुए बोला, ग्रैंडपा, मुझसे गलती हो गई, प्लीज एक बार और मदद कर दीजिए। उसकी इनर वॉइस बोली, ओल्ड मैन के पास जरूर सीक्रेट मनी होगा, अगर वो निकाल दे तो कंपनी बचती है। दादाजी ने आंखें बंद कर लीं, चेहरे पर सिर्फ थकान और डिसअपॉइंटमेंट बची थी। काफी देर चुप रहने के बाद उन्होंने कहा, अभी सिर्फ एक रास्ता बचा है। जियांग तुरंत बोला, कौन सा रास्ता? दादाजी ने भारी आवाज में कहा, जियन को वापस लाओ। अगर वो वापस आने को तैयार हो जाए तो मैं फैमिली सील उसे दे दूंगा और तुम्हें उसका असिस्टेंट बना दूंगा। आखिर इस हालत में उन्हें झुकना ही पड़ा। लेकिन जियांग तुरंत भड़क गया, इम्पॉसिबल, मैं उसके सामने झुकूं और उसका असिस्टेंट बनूं? मैं ही एल्डेस्ट ग्रैंडसन हूं, मैं ही फैमिली हेड हूं, उससे माफी मांगने से अच्छा तो मैं मर जाऊं। वो आखिर है क्या? बस मेरे पेरेंट्स का उठाया हुआ एक आउटसाइडर। यह शब्द बिजली की तरह जियन के दिमाग में गिरा। मैं हमेशा सोचता था कि हम ट्विंस हैं, बचपन से सब यही कहते आए। क्या सच कुछ और है? उसने तुरंत लिंजो को ऑर्डर दिया कि जिस हॉस्पिटल में उनका जन्म हुआ था वहां के सारे पुराने रिकॉर्ड्स निकलवाए जाएं। 3 दिन बाद लिंजो उसके सामने एक पुरानी बर्थ सर्टिफिकेट लाया। मदर का नाम जियन की मां का ही था, लेकिन बेबी सेक्शन में सिर्फ जियांग का नाम लिखा था। और डीएनए रिपोर्ट ने तो सब क्लियर कर दिया। एक रिपोर्ट में जियांग और उसके पेरेंट्स के बीच रियल ब्लड रिलेशन था, लेकिन दूसरी रिपोर्ट में जियान और उनके बीच कोई ब्लड रिलेशन नहीं था। मतलब जियान असल में जी फैमिली का बच्चा था ही नहीं। उसे उसी दिन हॉस्पिटल से उठाकर लाया गया था। नहीं, शायद यह कोई एक्सीडेंट नहीं था। जी फैमिली जैसी पावरफुल फैमिली 20 साल तक ऐसी गलती नोटिस न करे, यह इम्पॉसिबल था। मतलब यह सब जानबूझकर किया गया था। शायद उस समय जियांग बहुत वीक और सिक पैदा हुआ था, इसलिए फैमिली ने एक हेल्दी बच्चे की जरूरत में जियान को उठा लिया ताकि दुनिया को ट्विंस की फेक कहानी सुनाई जा सके। और जियान सिर्फ उनका बैकअप प्लान था। उसे एयर की तरह ट्रेन सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि जियांग कमजोर था। लेकिन जैसे ही जियांग बड़ा होकर हेल्दी दिखा, जियान एक्सपेंडेबल बन गया। एल्डेस्ट ग्रैंडसन वाला रूल सिर्फ एक एक्सक्यूज था ताकि लीगली सब कुछ जियांग को दिया जा सके। आखिर में यह सब एक केयरफुली प्लान स्कैम निकला। जियान शुरू से आखिर तक सिर्फ जी फैमिली के चेस बोर्ड का एक पॉन था। यह सच उसके दिल में बची हुई आखिरी उम्मीद को भी खत्म कर गया। लेकिन हैरानी की बात यह थी, उसे न गुस्सा आया न दुख। अंदर बस एक डरावनी शांति बची थी, क्योंकि अब उसके और जी फैमिली के बीच कोई ब्लड रिलेशन नहीं था। इसलिए अब जो भी वो करेगा उसमें उसे कोई गिल्ट नहीं होगा। उधर दादाजी के प्रेशर में आकर आखिरकार जियांग ने जियन को फोन किया। कॉल कनेक्ट होते ही उसने दांत पीसते हुए कहा, जियन, क्या तुम फ्री हो? हमें मिलना है। उसकी इनर वॉइस लगातार गालियां दे रही थी। बस पैसा मिल जाए, फिर देखना मैं इसे कैसे बर्बाद करता हूं। जियान ने शांत आवाज में पूछा, क्या बात है? जियांग ने मजबूरी में कहा, ग्रैंडपा चाहते हैं कि तुम वापस आकर कंपनी बचा लो। जियन ने उसे बीच में ही रोक दिया।
अगर मुझे वापस चाहिए तो मेरी कंडीशंस होंगी। पूरे शेयर होल्डर्स मीटिंग के सामने और मीडिया के सामने तुम और दादाजी खुद फैमिली सील और चेयरमैन अपॉइंटमेंट लेटर मेरे हाथ में दोगे और अपने पुराने फैसले के लिए पब्लिक अपॉलॉजी भी करोगे। जियांग पागलों की तरह चिल्लाया, इम्पॉसिबल। हम तुमसे माफी मांगे? तुम खुद को समझते क्या हो? जियान ने कोल्ड आवाज में कहा, तो फिर तैयार रहो 1 हफ्ते बाद जी ग्रुप की बैंकरप्सी देखने के लिए, और उसने कॉल काट दिया। जियान जानता था दादाजी अपनी रेप्यूटेशन बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। वो कभी नहीं चाहेंगे कि जी ग्रुप उनके हाथों खत्म हो। 2 दिन बाद खुद दादाजी का फोन आया। उनकी आवाज पहले जैसी पावरफुल नहीं रही थी। उन्होंने थकी हुई आवाज में कहा, तुम्हारी सारी कंडीशंस मंजूर हैं। फ्राइडे को शेयर होल्डर्स मीटिंग होगी। मीटिंग वाले दिन पूरा कॉन्फ्रेंस हॉल मीडिया और शेयर होल्डर्स से भरा हुआ था। दादाजी स्टेज पर आए, चेहरा बूढ़ा और कमजोर लग रहा था। उन्होंने माइक पकड़ा और भारी आवाज में कहा, मेरी गलत डिसीजंस और जियांग की लैक ऑफ एक्सपीरियंस की वजह से कंपनी क्राइसिस में आ गई है। इसलिए बोर्ड ने फैसला लिया है कि जियांग को वापस चेयरमैन बनाया जाएगा। इतना बोलकर उन्होंने पर्पल सैंडलवुड सील और अपॉइंटमेंट लेटर उठाया और कांपते हुए जियांग की तरफ बढ़ने लगे। सभी मीडिया कैमरास उसी मोमेंट को कैप्चर कर रहे थे। हर किसी को लगा यह रिकंसिलिएशन और पावर ट्रांसफर का मोमेंट है। लेकिन तभी जियन ने उन्हें रोक दिया। सब शॉक्ड होकर जियन की तरफ देखने लगे। उसने अपने ब्रीफकेस से डॉक्यूमेंट्स निकाले और लिंजो को कहा सब शेयर होल्डर्स और रिपोर्टर्स में बांट दे। फिर उसने माइक उठाकर कहा, चेयरमैन पोजीशन एक्सेप्ट करने से पहले मैं चाहता हूं आप पहले यह डॉक्यूमेंट्स देख लें। दादाजी और जियांग ने जैसे ही पेपर्स देखे, दोनों के चेहरे सफेद पड़ गए, क्योंकि उन पेपर्स पर लिखा था डीएनए टेस्ट रिपोर्ट। दादाजी के अंदर पैनिक फूट पड़ा। उसे यह कैसे पता चला? यह सीक्रेट तो सिर्फ मुझे और उसके पेरेंट्स को पता था, जबकि जियांग कंफ्यूज्ड और डरा हुआ था। जियन ने उन्हें रिएक्ट करने का मौका दिए बिना माइक उठाया। आज मैं एक 20 साल पुराना सच बताने जा रहा हूं। मैं जी फैमिली का असली बच्चा नहीं हूं। मेरे हाथ में जो डीएनए रिपोर्ट है वो साबित करती है कि मेरा और उन लोगों का कोई ब्लड रिलेशन नहीं है। और दूसरी तरफ हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स बताते हैं कि उस दिन जी फैमिली में सिर्फ एक ही बच्चा पैदा हुआ था। जियांग। पूरा हॉल शॉक में डूब गया। शेयर होल्डर्स और रिपोर्टर्स सब स्टन रह गए। दादाजी कांपते हुए बोले, झूठ, यह सब झूठ है। जियांग ने उनकी तरफ देखकर कहा, क्या सच में झूठ है? 20 साल पहले जियांग कमजोर पैदा हुआ था और आपको डर था कि अगर वो मर गया तो जी फैमिली खत्म हो जाएगी। इसलिए आपने हॉस्पिटल से एक हेल्दी बच्चा उठाकर ट्विंस की फेक कहानी बना दी और वो बच्चा मैं था। मुझे एयर की तरह सिर्फ इसलिए ट्रेन किया गया ताकि जरूरत पड़ने पर मैं जियांग का रिप्लेसमेंट बन सकूं। मैंने दिन रात मेहनत की, कंपनी को टावर तक पहुंचाया, सिर्फ इसलिए ताकि आपको लगे कि आपका बोरोड बच्चा अभी यूजफुल है। लेकिन जैसे ही जियांग हेल्दी हुआ, आपने मुझे एक बेकार चीज की तरह फेंक दिया। क्या आपको लगा मैं फिर भी एक लॉयल डॉग की तरह वापस आकर आपकी कंपनी बचाऊंगा? जियांग की हर बात दादाजी के दिल पर छुरी की तरह लग रही थी। उनका चेहरा लाल से बैंगनी पड़ गया और अचानक उन्होंने अपना सीना पकड़ा और पीछे गिर पड़े। जियांग चीखते हुए उनकी तरफ भागा। पूरा कॉन्फ्रेंस हॉल चीखों में बदल गया। रिपोर्टर्स लाइव कवरेज करने लगे। शेयर होल्डर्स पैनिक में एक दूसरे से बात करने लगे। लेकिन जियांग बस कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ यह सब देखता रहा। फिर वो धीरे से खड़ा हुआ, अपना सूट ठीक किया और बाकी शॉक्ड शेयर होल्डर्स की तरफ देखकर बोला, डरने की जरूरत नहीं है। यह सिर्फ एक फैमिली स्कैम था। मैं यहां इस रोटेन कंपनी को संभालने नहीं आया था, बल्कि इसे खत्म होते देखने आया था। क्योंकि आज के बाद जी ग्रुप का नाम सिर्फ हिस्ट्री बुक्स में बचेगा। 0.1% ओरिजिनल शेयर्स की यह शर्त सामने आते ही पूरा हॉल हिल गया। एक ऐसी कंपनी के शेयर्स जिन पर करोड़ों का कर्ज था, जो लगभग खत्म होने की कगार पर थी, उन्हें एक्सचेंज किया जा रहा था। एक ऐसी नई टेक कंपनी के ओरिजिनल शेयर्स से जिसका वैल्यूएशन ऑलरेडी 30 बिलियन से ऊपर पहुंचा था। यह कोई नॉर्मल एक्विजिशन नहीं था, यह तो खुली हुई दौलत बांटने वाला मोमेंट था। अभी कुछ देर पहले तक गुस्से में भड़क रहे शेयर होल्डर वैंग भी वहीं जम गए। टेकओवर अग्रीमेंट पकड़े हुए उनके हाथ हल्के हल्के कांपने लगे। आखिर वो सब बिजनेसमैन थे और इस दुनिया में कोई भी पैसों के खिलाफ नहीं जाता। जी ग्रुप की हालत क्या थी, यह उनसे बेहतर कोई नहीं जानता था। कंपनी का बैंकरप्ट होना अब बस वक्त की बात थी। और जियांग का सामने आना ऐसा था जैसे किसी गहरी खाई के किनारे खड़े लोगों को अचानक एक नई राह पर चढ़ने का आखिरी मौका मिल गया हो।